क्वेश्चन नंबर 32। देखिए यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम शेयर कैपिटल और बोरोइंग, जिसमें कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इनकी वजह से जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाते हैं। जैसे शेयर्स इशू करना, उनका बायबैक करना या प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करना, डिबेंचर इशू करना, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करना, बैंक लोन लेना, उसका रीपेमेंट करना और इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना। तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लॉन्ग टर्म लोन है, देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस है 2,50,000। तो डायरेक्टली अगर हम इसको देखें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को, तो ऐसा लग रहा है कि इस साल हमने 50,000 रुपए का लोन लिया है, क्योंकि पहले 2 लाख था, अब 2.5 लाख हो गया है। लेकिन क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड अ लोन ऑफ ₹1 लाख, मतलब कंपनी ने 1 लाख रुपए का लोन रीपे किया है। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि लोन रीपे किया है, फिर भी लोन का अमाउंट बढ़ रहा है, इसका मतलब लोन रेज भी किया है। तो दोनों बातें हैं, हमें अकाउंट बना के पता चलेगा कि कितना लोन रेज किया गया है इस साल। लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट बना देंगे एक। देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया है 2 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 2,50,000। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम केवल ये मानते हैं कि इस साल 50,000 रुपये का लोन, फर्दर लोन रेज किया गया है। लेकिन इधर बताया गया है कि 1 लाख रुपए का लोन इस साल रीपे किया गया है, तो इधर लिखेंगे टू बैंक 1 लाख। अब यहाँ से हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चलेगा कि कितने का लोन इस साल रेज किया गया है या लिया गया है। तो ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा 1,50,000 रुपये आएगा। तो अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देख लेते हैं कि कैश का कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है। एक तो लोन रीपे किया है 1 लाख रुपए का, ये आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है इसमें। और ये 1,50,000 रुपये का लोन लिया गया है, लोन टेकन 1,50,000, ये इनफ्लो है। और नेट हमारा आंसर आ रहा है 50,000 प्लस में। इसका मतलब कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल है, जिसका ओपनिंग बैलेंस 9 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख। इसका मतलब 1 लाख रुपए से इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इक्विटी शेयर इशू हुए हैं। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस दिया है 2,50,000 ओपनिंग और 2,60,000 क्लोजिंग। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 से बढ़ा है। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज तभी होता है जब जो शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, वो प्रीमियम पर इशू किए जाएं। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं 1 लाख रुपए के, और यहाँ से हमें पता चल गया कि 10,000 के प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। इसके बाद 12% डिवेंचर, पहले 1,50,000 था, अब 1 लाख हो गया। इसका मतलब 50,000 के डिवेंचर्स का इस साल रिडेम्पशन कर दिया गया, रीपेमेंट कर दिया गया है। नीचे दिया है इंटरेस्ट पे किया गया है डिवेंचर्स पे 18,000 रुपये। तो अब यहाँ से हम बनाते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो केवल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होने वाले कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करना है। तो सबसे पहले आपको जो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, ओपनिंग बैलेंस 9 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख रुपए। इसका मतलब 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू हुए हैं। दूसरी बात, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज हो रहा है 10,000 से। इसका मतलब ये जो इक्विटी शेयर इशू हुए हैं 1 लाख के, वो 10,000 के प्रीमियम पर इशू हुए हैं। तो इक्विटी शेयर इशूड एट प्रीमियम, तो 1 लाख के इक्विटी शेयर 10,000 के प्रीमियम पर, मतलब कितने का इनफ्लो होगा, 1,10,000 रुपए का। इसके बाद देखिए डिवेंचर से 12% डिवेंचर्स 1.5 लाख से 1 लाख हो गए। कैसे कम हो गए, इसका मतलब डिवेंचर्स का रिडेम्पशन किया गया है। तो रिडेम्पशन करेंगे तो पैसा जाएगा, और ये जो इंटरेस्ट पे किया है इसमें भी पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा। तो देखिए 50,000 के डिवेंचर्स का रिडेम्पशन किया है, तो ये आउटफ्लो हो गया 50,000। और इंटरेस्ट पे करने की इंफॉर्मेशन दी है डिवेंचर्स पे, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है 18,000 रुपये। तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 42,000 प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब कैश
फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 5,25,000। इसका मतलब 1,25,000 से इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है। 1,25,000 की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5.5 लाख था ओपनिंग बैलेंस, अब हो गया 4 लाख। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन किया गया है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस दिया है। अब रिजर्व तो ओपनिंग बैलेंस भी 1 लाख, क्लोजिंग भी 1 लाख है। इसका मतलब इस साल कुछ भी रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया गया है, और वैसे भी रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होगा। इसके बाद 12% डिवेंचर 3 लाख से 4 लाख हो गया। इसका मतलब 1 लाख के डिवेंचर इस साल इशू किए गए हैं। और इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, ये पुराने एडिशन में दिया हुआ था। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस है 2,25,000। देखिए ये वाली इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दी है, पुराने एडिशन में दिया हुआ था और उससे आंसर भी इसका वही है, तो इस वजह से ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब हम बात करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की। इक्विटी शेयर जो इशू हुए हैं वो 31 मार्च 2022, मतलब बिल्कुल ईयर के एंड में इक्विटी शेयर इशू हुए हैं। इंटरिम डिविडेंड देना है इक्विटी शेयर्स पे 15%। देखिए इक्विटी पे अगर इंटरिम डिविडेंड देना है तो फिर पहले प्रेफरेंस पे डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन 31 मार्च 2022 को हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल ईयर के एंड में एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो प्रीमियम वॉज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। 12% डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू 1 लाख वॉज इशूड ऑन 31 मार्च 2022। मतलब जो डिवेंचर इशू हुए हैं यहाँ पर वो भी ईयर के एंड में इशू हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है और इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से हो गया है 5,25,000। इसका मतलब इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं, तो हम इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर इशू। अब एक और बात देखिए, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है 1,25,000 रुपये से, और एक और चीज यहाँ देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस भी 1 लाख से 2,25,000 हो गया है। इसका मतलब जो शेयर इशू हुए हैं वो 1,25,000 प्रीमियम पर इशू हुए हैं। तो एक तो इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 1,25,000 प्लस 1,25,000 के प्रीमियम पर इशू हुए हैं, तो इक्विटी शेयर इशू करके कितना कैश का इनफ्लो होगा, 2.5 लाख रुपए का। इसके बाद देखिए आप प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो रही है। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ है क्योंकि 5.5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे पहले, अब हो गए 4 लाख के। इसका मतलब 1,50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ है और इनका रिडेम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ 5% हुआ है। तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा। तो देखिए 1,50,000 तो फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर्स की जिनका रिडेम्पशन किया है, प्लस 5% प्रीमियम पर रिडेम्पशन हुआ है। तो 1,50,000 का 5% 7,500, तो टोटल कैश का आउटफ्लो होगा 1,57,500 का। इसके बाद देखिए डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इससे हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद 12% डिवेंचर, ये 3 से 4 हो गए। इसका मतलब डिवेंचर इशू किए गए हैं, तो डिवेंचर इशू होंगे तो कैश का इनफ्लो होगा। अब इसके बारे में ये नहीं बताया गया है कि ये एट पार इशू हुए हैं या एट प्रीमियम, तो हम एट पार मानेंगे। 1 लाख रुपए का इससे इनफ्लो होगा। और ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की सारी चीजें आ गई। अब इसके अलावा और क्या आता है, डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो डिविडेंड में इन्होंने इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर बताया है 15%। इक्विटी पर 15% का इंटरिम डिविडेंड दिया गया है, ये क्वेश्चन में बताया गया है 15%। ये 15% कौन सी इक्विटी शेयर कैपिटल पे दिया जाएगा, ये दिया जाएगा 4 लाख रुपए पे, क्योंकि जो फर्दर नए इक्विटी शेयर इशू हुए हैं वो ईयर के एंड में हुए हैं। तो जब ये डिविडेंड दिया गया होगा फॉर द ईयर 2021 to 22, तो इसमें जो शेयर कैपिटल थी उस वक्त ईयर के बीच में वो 4 लाख थी, तो 4 लाख भी ही दिया जाएगा, क्योंकि जो फर्दर शेयर इशू हुए हैं वो बिल्कुल ईयर के एंड में हुए हैं। तो 4 लाख का 15%। तो 60,000 का इंटरिम डिविडेंड पे किया जाएगा जो कि आउटफ्लो है कैश का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इक्विटी को कोई भी डिविडेंड दिया गया है फाइनल या इंटरिम, तो प्रेफरेंस को तो देना ही पड़ेगा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी जरूर दिया गया होगा। इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 5,50,000, उसी पे दिया जाएगा 10% की रेट से। प्रेफरेंस शेयर्स का परसेंटेज 10 है
तो 55,000 प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया गया होगा, तो ये हो गया। इसके अलावा जो डिवेंचर्स हैं उस पर इंटरेस्ट दिया गया होगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी माइनस होगा क्योंकि वो भी आउटफ्लो है। अब देखिए इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि ओपनिंग बैलेंस तो था डिवेंचर्स का 3 लाख, लेकिन क्लोजिंग हो गया 4 लाख। तो ये जो 1 लाख के करंट ईयर में डिवेंचर इशू हुए हैं, क्या इन पर भी इंटरेस्ट दिया जाएगा या फिर केवल 3 लाख पे दिया जाएगा? तो आप देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो डिवेंचर 1 लाख के इस साल इशू हुए हैं वो ईयर के एंड में हुए हैं, तो इसका मतलब उनको इस साल का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो केवल जो ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपए, उसी पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। 3 लाख का 12%, 36,000 रुपये, ये भी एक आउटफ्लो है। तो अब हम आंसर निकालेंगे, तो आंसर आ रहा है 41,500 प्लस में आ रहा है, तो हम लिखेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो देखिए यहाँ पर मशीनरी दिया है एट कॉस्ट, ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 50,000। कॉस्ट पे क्यों दिया है? क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया गया है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। इसके बाद कैपिटल लिखा है, 30 था अब 35 हो गया। देखिए खाली कैपिटल वर्ड लिखा है, अगर कंपनी होगी तो शेयर कैपिटल होगा, तो 30 से 35 हो गया, इसका मतलब फर्दर और कंपनी ने शेयर इशू किए हैं। अगर ये सोल प्रोप्राइटर का हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कैपिटल 30 से 35 हो गया, इसका मतलब वो एडिशनल कैपिटल लेकर आया है। और बैंक लोन पहले 10,000 था, अब नील है, इसका मतलब बैंक लोन रीपे कर दिया गया। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन बेची गई है एट अ लॉस ऑफ 2,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 6,000। देखिए एक मशीन बेची गई है, उसकी कॉस्ट 10,000 है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मशीन का जो बैलेंस दिया है वो एट कॉस्ट है, इसका मतलब यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया गया है। तो जब कोई मशीन बेची जाएगी तो उस बेची गई मशीन पे जितना भी डेप्ट एक्यूमुलेट हुआ होगा वो पहले मशीनरी के अकाउंट पे ट्रांसफर होगा, उसके बाद वो मशीन बेची जाएगी। तो यहाँ पर जो मशीन जिसकी की कॉस्ट 10,000 है, 2,000 के लॉस पे उसे बेचा गया, इस मशीन पर बेचने की तारीख तक कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है इसकी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे और वहां से हम पता करेंगे कि बेची गई मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है। आपको एनुअल डेप की इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन डेप एक्यूमुलेटेड ऑन मशीनरी सोल्ड ये नहीं बताया गया है। तो पहले हम मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 40,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 50,000 रुपये और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 10,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 12,000 रुपये। अब देखिए आपको ये बताया गया है कि इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 6,000। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो इस साल डेप लगा है 6,000। अब देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 10,000, इस साल 6,000 डेप्रिसिएशन और लगा दिया, तो अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए 16,000, लेकिन यहाँ क्लोजिंग बैलेंस तो 12,000 बता रहे हैं। तो ये 4,000 रुपये का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ गया? ये उस मशीन से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है जिसको कि बेचा गया है, और जब मशीन बेची जाएगी तो उससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो मशीनरी अकाउंट पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये वो अमाउंट है 4,000 जो बेची गई मशीन पर एक्यूमुलेट हुआ है डेप्रिसिएशन का, तो ये यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से ट्रांसफर होगा 4,000, जिससे कि बेची गई मशीन रिटन डाउन वैल्यू पर आ जाए। अब आप देखिए जो मशीन बेची गई है उसकी रिटन डाउन वैल्यू क्या होगी। इस मशीन को 2,000 के लॉस पे बेचा गया है, इसकी कॉस्ट है 10,000 और इस पे डेप कितना एक्यूमुलेट हो चुका है वो हमने निकाल लिया 4,000। इसका मतलब इस मशीन की रिटन डाउन वैल्यू है 6,000 रुपये। और कितने लॉस पर इसको बेचा गया है? 2,000 के लॉस पर। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस हुआ 4,000 रुपये। ये मशीन 4,000 रुपये में बेची गई है, तो हम इधर लिख देंगे बाय बैंक। अब मशीन बेचेंगे तो मशीनरी अकाउंट में तो CR ही होगा, और यहाँ जो लॉस हुआ है वो कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट में।
तो ये मशीन के बेचने का तो हो गया। अब हम देखेंगे कि मशीन खरीदी कितने की है। देखिए इस साइड का टोटल 60,000 है और इधर का 40,000। इसका मतलब करंट ईयर में 20,000 रुपये की मशीन खरीदी गई है। इसे टू बैंक के नाम से लिखा जाएगा और ये अमाउंट हमें कैसे पता चला, बैलेंसिंग फिगर में। तो ये हमारा मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हो गया। तो अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल एक मशीन ही नॉन करंट एसेट जी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या किसी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट की और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मशीन देखिए बेची भी है और खरीदी भी है। मशीन सोल्ड और मशीन परचेस्ड दोनों है। सेल कितने की है मशीन, 4,000 रुपये की, तो ये 4,000 रुपये का इनफ्लो हो गया। और खरीदी कितनी की है, 20,000 रुपये की, तो ये 20,000 का आउटफ्लो होगा, ये माइनस में आएगा। और कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ट्रांजेक्शन नहीं है, तो 16,000 हमारा माइनस में आ रहा है। तो ये हो गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में। अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करेंगे। तो देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग दो ही चीजें दी हुई हैं, एक है कैपिटल और एक है बैंक लोन। मतलब शेयर कैपिटल मान लीजिए इसे, और बैंक लोन मतलब बोरोइंग। तो कैपिटल और बोरोइंग में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसी को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस माइनस करते हैं। तो आप देख रहे हैं कैपिटल 30,000 थी पहले और अब हो गई है 35,000 रुपये। तो इसका मतलब 5,000 रुपये के और शेयर इश्यू हुए हैं अगर हम कंपनी मान के चले, या फिर अगर सोल प्रोप्राइटर है तो 30,000 से 35,000 हो गया। इसका मतलब 5,000 वो और कैपिटल लेकर आया है। और बैंक लोन 10,000 था और अब वो नील हो गया है, इसका मतलब बैंक लोन रीपे हो चुका है। तो बस यही दो चीजें हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। एक तो एडिशनल कैपिटल हो गया 5,000 रुपये, ये प्लस में रहेगा, और एक जो लोन है वो रीपे हो गया है, तो ये 10,000 माइनस में आउटफ्लो हो रहा है, कैश जा रहा है। तो नेट आंसर माइनस का 5,000 आ रहा है। इसका मतलब कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पर सरप्लस का बैलेंस दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड पेबल्स ये करंट लायबिलिटी है, ये करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये हमारी नॉन करंट एसेट है, और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा है मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। बुक वैल्यू है, इसका मतलब ये रिटन डाउन वैल्यू है। Depreciation provided thereon 1,62,500 was sold at a loss of 20,000 and tax paid during the year 75,000। तो देखिए पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और इसके लिए हमें एक नोट बनाना पड़ेगा। तो देखिए नोट बनाएंगे। देखिए नोट में सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट एज पर सरप्लस, और देखिए आपका जो सरप्लस या स्टेटमेंट ऑफ P&L का ओपनिंग बैलेंस है वो है 2,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख। इसका मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट है 7,50,000। अब हमें इसमें क्या क्या प्लस माइनस करना होता है। डिविडेंड जो फाइनल डिविडेंड है इक्विटी और प्रेफरेंस पे, वो हम प्लस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया है। इंटरम डिविडेंड नहीं दिया है, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है। तो इस साल कितना प्रोविजन किया गया है, देखिए आपको क्वेश्चन में टैक्स पेड बताया गया है 75,000, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो हम एक काम करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेते हैं। तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस है 75,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 75। अब आपको टैक्स पेड बताया गया है, और टैक्स पेड प्रोविजन फॉर टैक्स के डीआर में आता है टू बैंक के नाम से। कितना टैक्स पे किया है, 75,000। देखिए ये टैक्स पेड की वैल्यू बताई है। अब हमें बैलेंसिंग फिगर में प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट पता चलेगा कि करंट ईयर में कितना प्रोविजन किया गया है टैक्स के लिए प्रोवाइडेड। तो प्रोवाइडेड बैलेंसिंग फिगर में हमने निकाला तो वो भी 75,000 आ रहा है। तो ये तो हो गया 75,000 प्लस। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, टैक्स रिफंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये हमारा 7,50,000 प्लस 75,000 8,25,000 ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हम हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे। इसमें पहले हम दिखाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए कैश फ्लो वाले क्वेश्चंस में
जब भी आपको फिक्स एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस दिए हों तो कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करने से पहले आप फिक्स एसेट का अकाउंट बना लें। तो जैसे यहाँ पर आपको दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस दिया है 23,30,000 और 21,25,000, ये ओपनिंग और क्लोजिंग है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया है। और यहाँ पर आपको एक मशीन के बेचने की इंफॉर्मेशन दी है जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख है और इस पर 1,62,500 डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ है। इसे 20,000 के लॉस पे बेचा गया है। तो हम पहले इन दोनों का अकाउंट बना लेते हैं जिससे कि बाकी की इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाएगी कि हमने कितना मशीन फिक्स एसेट खरीदा है, जिससे कि हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा। तो हम बना लेते हैं पहले यहाँ पर 2 अकाउंट। प्रॉपर्टी प्लांट का एक अकाउंट बना लेते हैं और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। इसका ओपनिंग बैलेंस दिया है 21,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 23,30,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया है 10,62,500 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 11 लाख रुपए। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी है। इसमें कहा है कि जो मशीन है जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख है, इस पर 1,62,500 डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो चुका है। तो देखिए जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं और कोई मशीन बेची जाती है तो उस मशीन को बेचने से पहले उस मशीन पर जितना भी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ है टिल द डेट ऑफ सेल उसे एसेट के अकाउंट पे ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो मशीन बेची है इस पर 1,62,500 डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है। तो इसे हम प्रॉपर्टी प्लांट के अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे ताकि जो एसेट बेची गई है वो रिटन डाउन वैल्यू पर आ जाए। तो ये हमने 1,62,500 ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी प्लांट पर। यहाँ डेबिट में क्रेडिट में आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से 1,62,500। अब देखिए जो मशीन बेची गई है उसकी रिटन डाउन वैल्यू क्या है। आपको देखिए 1 लाख रुपए बताया गया है। अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। ये जो मशीन जिस पर की 1,62,500 डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है, इसकी बुक वैल्यू 1 लाख है। देखिए ये कॉस्ट नहीं है। अगर यहाँ कॉस्ट दिया होता तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर हमें रिटन डाउन वैल्यू पता चलती, लेकिन ये तो बुक वैल्यू है। इसका मतलब इसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन डिडक्टेड है, ये WDV है। तो 1 लाख रिटन डाउन वैल्यू है। लॉस हुआ है बेचने पर 20,000, इसका मतलब इस मशीन को बेचा गया है 80,000 रुपए में। तो हम प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट में बाय बैंक लिख देंगे 80,000 और जो लॉस हुआ है वो P&L में ट्रांसफर होता है। 20,000 का लॉस हुआ है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी प्लांट का अकाउंट कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चलेगा कि इस साल हमने कितने की प्रॉपर्टी प्लांट और फर्दर परचेज की है। ये हमें 4,67,500 पता चला बैलेंसिंग फिगर में। ये हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का परचेज का अमाउंट है। देखिए ये अकाउंट हमने इसलिए बनाया है ताकि हमें इस साल का डेप्रिसिएशन पता चले कि कंपनी ने इस साल कितना डेप प्रोवाइड किया है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन इस साल लगा है वो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना होता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से हमें पता चलेगा इस साल का डेप। तो देखिए इधर बैलेंस फिगर में अमाउंट आएगा, यहाँ का टोटल है 12,62,500 और इधर 10,62,500। तो जो डिफरेंस है 2 लाख वो करंट ईयर में चार्ज किया गया डेप्रिसिएशन है। इसी के लिए हमने ये अकाउंट बनाया था। तो अब हम अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी चालू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये हम पहले निकाल चुके हैं 8,25,000। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जो एक्सपेंस और लॉस हैं उन्हें प्लस करते हैं। तो एक तो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन हमने अभी निकाला 2 लाख रुपए, ये प्लस होगा। और एमोर्टाइजेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटेंजिबल एसेट बताई नहीं है कोई भी। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए 20,000 रुपये का लॉस हुआ है फिक्स एसेट को बेचने पर, तो वो प्लस होगा।
इसके अलावा आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। देखिए आपको क्वेश्चन में बोरोइंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा लेस होता है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और रेंटल इनकम। तो आपको कोई भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं बताया गया है जिससे कि हम इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम कैलकुलेट कर सकें। तो यही हमारा आंसर आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 10,45,000 आ गया। अब हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करेंगे। तो देखते हैं कौन सी करंट एसेट्स दी हैं। देखिए आपको एक ट्रेड पेबल्स दिया है। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 3,75,000 है। तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 2,75,000 से, प्लस करेंगे। और आप देखिए एक ये करंट एसेट दिया है जिसमें कि ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री शामिल है। इसका ओपनिंग बैलेंस 11,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 13 लाख, 1.5 लाख से इंक्रीज हो रहा है। करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। तो इसे कर लेते हैं हम करंट एसेट में होने वाले चेंजेस को प्लस करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 2,75,000 और माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट 1,50,000। ये माइनस होगा तो ब्रैकेट में दिखाएंगे। यहां से हमारा आंसर आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन ये जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया है ये है बिफोर टैक्स। ये आया 11,70,000। अब हम माइनस करेंगे टैक्स पेड। देखिए टैक्स पेड यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स के डीआर में दिखाई दे रहा है 75,000। ये हमारा नेट आंसर आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10,95,000। देखिए ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। इसके बाद हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी करना है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप देखिए केवल एक ही चीज है जो ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो बस जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है बस वही दिखाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। देखिए इसी के नीचे दिखाया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट को हमने खरीदा भी है और बेचा भी है। बेचा कितने का है? 80,000 का। तो ये मशीन सोल्ड है 80,000, ये प्लस में रहेगा। और प्रॉपर्टी प्लांट परचेस है 4,67,500, ये माइनस में रहेगा। इसके अलावा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो ये हमारा आंसर आ गया 3,87,500 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्योंकि माइनस में आ रहा है इसका मतलब कैश यूज हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। जालको लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 10 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख है। इसका मतलब करंट ईयर में 2 लाख के इक्विटी शेयर इशू हुए हैं। डिवेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग 2 लाख। इसका मतलब 1 लाख रुपए के डिवेंचर करंट ईयर में इशू हुए हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 19,000, डिविडेंड पेड 50,000। ड्यूरिंग द ईयर जालको लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। यहाँ कहा गया है कि कंपनी ने इस साल बोनस शेयर इशू किए हैं 5 और 1 के रेशियो में। 5 और 1 का रेशियो मतलब जिसके पास 5 शेयर हैं उसको कंपनी 1 शेयर एज अ बोनस देगी, फ्री में देगी। देखिए जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो वो शेयर कंपनी जनरल रिजर्व या किसी भी रिजर्व को कैपिटलाइज करके देती है। तो वो शेयर होल्डर्स को फ्री में दिया जाता है। तो उसके बदले में कैश का इनफ्लो नहीं होता है। तो जो बोनस शेयर इशू होंगे उससे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करके नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इक्विटी शेयर पहले 10 लाख थे अब हो गए हैं 12 लाख। तो यहाँ हम देखेंगे कि कितने के बोनस शेयर इशू हुए हैं और बाकी कितने के शेयर फॉर कैश इशू किए गए हैं। तो देख लेते हैं पहले कितने के बोनस शेयर इशू किए गए हैं। देखिए कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो है 10 लाख रुपए बोनस देने से पहले ईयर की स्टार्टिंग में। और कितने बोनस शेयर दिए गए हैं? 1 बोनस शेयर दिया गया है हर 5 पे। तो इसका मतलब 2 लाख रुपए के बोनस शेयर दिए हैं। और आप देख रहे हैं कि जो कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है वो भी 2 लाख से ही इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो शेयर इशू हुए हैं 2 लाख रुपए के वो पूरे के पूरे बोनस शेयर हैं। तो इससे कैश का कुछ भी इनफ्लो नहीं होगा। इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करके नहीं दिखाएंगे। तो इसका तो इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं
डिबेंचर्स की, डिबेंचर्स आप देखिए 1 लाख से 2 लाख हो गए, इसका मतलब डिबेंचर इशू हुए हैं। तो डिबेंचर इशू होंगे तो कैश का इनफ्लो होगा, कितना इनफ्लो होगा, 1 लाख रुपए। इसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है कि इंटरेस्ट पे किया गया है, तो ये कैश का आउटफ्लो है। बोरोइंग पर जो इंटरेस्ट पे किया गया है, तो ये कैश जा रहा है 19,000 रुपये, ये माइनस में आएगा, आउटफ्लो है। इसके अलावा जो डिविडेंड पे किया गया है प्रेफरेंस शेयर्स पे, वो भी आउटफ्लो है, 50,000 रुपये का डिविडेंड पे किया है। तो यहाँ देखिए नेट हमारा आंसर आ रहा है 31,000 प्लस में मतलब कैश फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, ओपनिंग बैलेंस 11,25,000, क्लोजिंग बैलेंस 13,75,000, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब शेयर इशू किए गए हैं इस साल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7,50,000 से 5 लाख हो गया, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन किया गया है, रीपेमेंट किया गया है। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, क्लोजिंग 3,75,000, इसका मतलब करंट ईयर में जनरल रिजर्व में 75,000 रुपीज ट्रांसफर किए गए हैं। सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस 3,50,000 माइनस का, और क्लोजिंग बैलेंस 3,75,000। तो इसमें करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करते हैं, तो देखिए 3,75,000 माइनस का 3,50,000, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा 7,25,000 रुपये। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस नील है, क्लोजिंग बैलेंस है 25,000, इसका मतलब करंट ईयर में जो शेयर इशू किए गए होंगे वो 25,000 के प्रीमियम पर हैं। मतलब यहाँ पर हमने जो अभी बताया मैंने आपको, शेयर इशू किए गए हैं, यहाँ से देखिए 13,75,000 माइनस 11,25,000, 2.5 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए हैं। वो 2.5 लाख के इक्विटी शेयर 25,000 रुपये के प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, जिससे कि हमें 2,75,000 रुपये का इनफ्लो होगा इक्विटी शेयर इशू करके। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो यहाँ से हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे, और नीचे आपको टैक्स प्रोवाइडेड की इंफॉर्मेशन दी है, मतलब कितना प्रोविजन किया गया है, तो टैक्स पेड का हम बैलेंस यहाँ से प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से निकालेंगे। इसके अलावा नॉन करंट लाइबिलिटीज दिया है, इसमें डिवेंचर्स हैं 3,75,000 ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है 6,50,000, इसका मतलब करंट ईयर में डिवेंचर फर्दर इशू किए गए हैं। और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग में 8% बैंक लोन दिया है, पहले 1,25,000 का था, अब 1 लाख हो गया, इसका मतलब इस साल 25,000 रुपये का लोन रीपे किया गया है। इसके बाद ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल, ये आपकी करंट लायबिलिटी है, ये करंट एसेट है। तो इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि इस साल जो एडिशनल डिबेंचर इशू किए गए हैं वो 1 अक्टूबर को इशू किए गए हैं। आपने देखा यहाँ पर जो डिबेंचर बढ़ रहे थे वो इन्होंने 1 अक्टूबर बताया कि 1 अक्टूबर को इशू किए। देखिए इससे हमारे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पर इफेक्ट आएगा, क्योंकि ईयर के बीच में डिबेंचर इशू होंगे तो इन पर 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, और जो बाकी के शुरुआत से थे डिबेंचर उन पे पूरे साल का होगा। और जो बैंक लोन रीपे किया गया है वो भी 1 अक्टूबर को ही रीपे किया गया है। अब देखिए डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर प्रपोज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 8%, मतलब पिछले साल प्रपोज किया गया था इक्विटी शेयर्स पे 8% का डिविडेंड, जो कि इस साल प्रोवाइड भी किया जाएगा और पे भी किया जाएगा। और दूसरी बात देखिए, अगर 8% प्रेफरेंस पे इक्विटी पे डिविडेंड दिया गया है तो इससे पहले प्रेफरेंस पे दिया गया होगा, तो वो हम प्रेफरेंस पे भी डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे 5%। इसके बाद इनकम टैक्स प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन बताया गया है। इक्विटी शेयर इशूड एंड प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब ये जो इक्विटी शेयर यहाँ इशू हो रहे थे और यहाँ जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं वो ईयर की पहली तारीख को हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है, तो हम पहले इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाएंगे। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब पहले हमें इसे निकालने के लिए एक नोट बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि नोट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें दी हुई हैं उन्हें हम प्लस माइनस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एज पर सरप्लस लिखते हैं, और देखिए सरप्लस का जो करंट ईयर का बैलेंस है वो है 3,75,000, और ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है माइनस का 3,50,000। तो देखिए माइनस फिर माइनस का 3,50,000, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और हमारा सरप्लस आ जाएगा करंट ईयर का 7,25,000। अब हम इसमें क्या प्लस करते हैं, सबसे पहले डिविडेंड, और इस डिविडेंड में दोनों प्रकार के डिविडेंड, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों। तो इक्विटी डिविडेंड की तो इंफॉर्मेशन दी है, इक्विटी पे 8% की रेट से डिविडेंड दिया गया है, तो 8% कौन से इक्विटी पर निकाला जाएगा। देखिए
इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 11,25,000 है, इसी पर 8% डिविडेंड दिया जाएगा। जो करंट ईयर में इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं उन पर डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डिविडेंड पिछले साल जो प्रपोज किया था वो इस साल हम प्रोवाइड और पे कर रहे हैं। तो जो पिछले साल की कैपिटल का बैलेंस है उसी पर डिविडेंड दिया जाता है। तो आपका 11,25,000 ओपनिंग कैपिटल है, उसी पर 8% की रेट से हम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 90,000। और दूसरी बात, इक्विटी पे दिया गया है तो प्रेफरेंस पे भी जरूर दिया गया होगा। और प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 7,50,000, उसी पे 5% कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि आएगा 37,500। तो ये तो हो गया डिविडेंड। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इंटरिम डिविडेंड कुछ नहीं करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, तो ट्रांसफर टू रिजर्व हमने देखा था, हमारे जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस था 3,75,000। तो इसका मतलब करंट ईयर में ट्रांसफर किया गया है जनरल रिजर्व में 75,000 रुपये। इसके बाद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि इस साल कितना प्रोविजन किया गया है टैक्स के लिए। इसमें लिखा है इनकम टैक्स 1,12,500 हैज बीन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब करंट ईयर में 1,12,500 का प्रोविजन बनाया गया है टैक्स के लिए, तो ये भी प्लस हो जाएगा। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस या लॉस, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, टैक्स रिफंड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन की भी नहीं है। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गया 10,40,000 रुपये। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अब हम यहाँ पर लिख देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 10,40,000 रुपये। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें यहाँ पर सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस प्लस करने होते हैं। देखिए उनमें जनरली क्या क्या होता है, एक होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, हाँ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हम निकाल सकते हैं क्योंकि बोरोइंग की इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैलकुलेट करते समय हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए, एक तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस 3,75,000 और क्लोजिंग बैलेंस 6,50,000। इसका मतलब करंट ईयर में हमने डिवेंचर इशू किए हैं 2,75,000 रुपए के, लेकिन ये जो फर्दर डिवेंचर इशू हुए हैं ये कब हुए हैं, 1 अक्टूबर को। तो ये जो 3,75,000 है इस पर तो पूरे ईयर का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन जो फर्दर डिवेंचर इशू किए हैं वो 1 अक्टूबर को इशू किए हैं, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट 2,75,000 के डिवेंचर्स पे कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग की, जिसमें कि 8% बैंक लोन है। ये 1,25,000 का था, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। इसका मतलब हमने 25,000 का लोन तो रीपे कर दिया, तो लेकिन वो रीपे कब किया है, 1 अक्टूबर को, तो उस पर भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6 महीने का। तो जो 25,000 रुपये का लोन रीपे कर दिया है उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और बाकी जो 1 लाख रुपए का लोन है जो कि हमने रीपे नहीं किया है, उसका पेमेंट अभी नहीं किया है, उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग निकाल लेते हैं। तो इसमें हमें पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालना है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में जो 3,75,000 के पुराने डिबेंचर हैं इन पे तो पूरे साल का ही इंटरेस्ट देना है, और जो 2,75,000 के नए डिबेंचर इशू हुए हैं ये 1 अक्टूबर को इशू हुए हैं, तो इन पर 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा 8% की रेट से। तो ये 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा 30,000 तो ये आ रहा है, प्लस ये आ रहा है 11,000, 2,75,000 का 8% 6 महीने के लिए। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया 41,000। अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे। देखिए जो लोन है वो ओपनिंग बैलेंस 1,25,000 है, क्लोजिंग 1 लाख है, इसका मतलब 25,000 का लोन रीपे कर दिया। लेकिन ये रीपे कब किया है, ईयर के बीच में, मतलब 1 अक्टूबर को। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर 6 महीने का इंटरेस्ट तो हमें इस पर भी देना पड़ेगा 25,000 के लोन पर, जिसका की रीपेमेंट हो गया है 8% की रेट से 6 महीने का। और बाकी जो 1 लाख का लोन है जो कि हमने लौटाया नहीं है उस पर तो पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 8% की रेट से। तो देखिए 1,000 तो ये हो गया और 8,000 ये टोटल आ गया 9,000। तो इस तरीके से देखिए टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कितना हो गया, 41,000 और 9,000 50,000। ये इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ऐड कर दिया जाता है। इस बोरोइंग में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बोरोइंग शामिल होती हैं। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कितना आया है 50,000 रुपये, ये प्लस हो जाएगा।
देखिए इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं दिया है जिसको हम प्लस करें, कोई नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग नेचर का गेन भी नहीं दिया है जिसको हम माइनस करें, जिसमें आपका डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट आता है। ये सारी चीज़ें माइनस होती हैं, लेकिन इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 10,90,000। अब हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करना है। तो देख लेते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कौन सी दी हुई है। तो एक तो यहाँ पे देखिए ट्रेड पेबल्स है, ओपनिंग बैलेंस 2.5 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख, मतलब 2.5 लाख से इंक्रीज हो रहा है। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल, ये ओपनिंग बैलेंस 11,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 13 लाख, ये 1.5 लाख से इंक्रीज हो रहा है। करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। तो ये कर लेते हैं, पहले हम प्लस करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 2,50,000, माइनस करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्रीज 1,50,000। तो ये आ गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। अभी टैक्स हमने पे नहीं किया है, तो ये आया है हमारा 11,90,000। इसमें से अब हम माइनस करेंगे टैक्स पेड, लेकिन टैक्स पेड के बारे में तो क्वेश्चन में बताया नहीं है, तो हमें इसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का यहाँ पर हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का दिया हुआ है 50,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख रुपए। देखिए जो टैक्स प्रोवाइडेड होता है वो प्रोविजन फॉर टैक्स में सीआर होता है बाय P&L के नाम से। ये हमारा इस साल का प्रोवाइडेड है, मतलब इतने का हमने इस साल प्रोविजन किया है, जो कि बताया गया है 1,12,500। और जो टैक्स पेड होता है वो प्रोविजन फॉर टैक्स में DR होता है, टैक्स पेड। अब ये अमाउंट हमें नहीं बताया है, ये हमें बैलेंसिंग फिगर में मिल जाएगा। तो यहाँ का देखिए टोटल 1,62,500 और यहाँ 1 लाख, तो 62,500 हमें पता चल गया ये बैलेंसिंग फिगर में कि हमने इस साल कितना टैक्स पे किया है। तो टैक्स पेड हमारा 62,500 आया है, ये हम माइनस करेंगे तो हमारा नेट आंसर आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 11,27,500। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखिए हम क्या करते हैं, हमारा जो शेयर कैपिटल और बोरोइंग में की वजह से जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उसे प्लस माइनस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज हो रहा है, 2.5 लाख से। इसका मतलब 2.5 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए हैं। एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि जो प्रीमियम है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो इक्विटी शेयर इशू किए हैं वो 25,000 के प्रीमियम पे इशू किए हैं। इसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब रिडेम्पशन हुआ है, तो ये कैश का आउटफ्लो है। इसके बाद यहाँ बोरोइंग देखिए 3,75,000 ओपनिंग बैलेंस से, क्लोजिंग 6,50,000 मतलब डिवेंचर इशू किए हैं, तो ये इनफ्लो है। यहाँ पर लोन कम हो रहा है मतलब रीपे किया है, तो ये आउटफ्लो है। इसके अलावा जो डिविडेंड है, इक्विटी और प्रेफरेंस, इन पर जो डिविडेंड दिया गया है वो भी आउटफ्लो है और जो इंटरेस्ट दिया गया है वो भी आउटफ्लो है। तो सबसे पहले तो इक्विटी शेयर जो इशू किए हैं, देखिए जो इक्विटी शेयर इशू हुए हैं वो 2,50,000 की फेस वैल्यू के हैं और 25,000 के प्रीमियम पे इशू हुए हैं। इसका मतलब कैश का इनफ्लो कितना होगा, 2,75,000 रुपये। इसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो कम हो रहे हैं, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन किया गया है, 2.5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ है, तो ये आउटफ्लो है। इसके अलावा जो डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब डिवेंचर इशू हुए हैं, 2,75,000 के डिवेंचर इशू हुए हैं, तो ये इनफ्लो है। और जो बैंक लोन है वो कम हो रहा है, इसका मतलब बैंक लोन का रीपेमेंट किया गया है, तो ये कैश जाएगा इसमें, 25,000 रुपये का लोन रीपे किया गया है, तो आउटफ्लो है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट पे किया है ऑन बोरोइंग, तो देखिए वो हमने कैलकुलेट किया था, जो कि यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग में प्लस भी किया था, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग 50,000 रुपये, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 4109, टोटल 50,000 रुपये। ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। इसके अलावा जो डिविडेंड है, इक्विटी का हो या प्रेफरेंस का डिविडेंड हो, दोनों ही हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो हैं। तो देखिए इक्विटी का डिविडेंड हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, 90,000 इक्विटी का था
और 37,500 प्रेफरेंस का डिविडेंड था। तो ये दोनों यहाँ पर माइनस किए जाएंगे, इक्विटी का 90,000 और प्रेफरेंस का 37,500। तो इन सबको करने के बाद हमारा नेट आंसर आ रहा है 97,500 प्लस का आ रहा है। तो हम लिखेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।